क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े एप्लीकेशन में हजारों लाइंस का कोड रिपीट क्यों नहीं होता है? आज हम जावा की सबसे पावरफुल टेक्निक इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जैसे चीज़ों को ऐसे समझेंगे जिससे कि कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस से। डायरेक्टली हम लोग मेथड ओवर राइडिंग या फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे जंप नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस से, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, फिर कैसे हम लोग मेथड ओवर राइडिंग होता है वो देखेंगे। देन हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस से। व्हाट इज एन इनहेरिटेंस? So a child gets access to the variable and method of the parent class. जब चाइल्ड क्लास हमारा मेथड और वेरिएबल का एक्सेस जब चाइल्ड क्लास को हमारे मेथड और वेरिएबल का एक्सेस मिलता है पेरेंट क्लास पे, तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस वर्ड से ही हम लोग समझ सकते हैं कि किसी का इनहेरिटेंस मतलब एक्वायर करना। जैसे आपके पापा के पास बाइक होगा, तो आप उस बाइक को यूज कर सकते हैं। आपके पापा के पास कार होगा, आप उस कार को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आप वो चीजें इनहेरिट कर सकते हैं। अगर जैसे भी आप सुनते भी होंगे, कोई भी डिजीज होता है तो वो फैमिली डिजीज के नाम से हो जाता है कि हाँ वो हमारे जेनेटिक्स में है। जैसे शुगर प्रॉब्लम हो गया, बीपी प्रॉब्लम हो गया, तो लोग कहते हैं कि वो जेनेटिक्स में है। किसी के सर पे बाल कम होते हैं तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं। तो उसी उसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जब पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर चाइल्ड क्लास यूज कर सके, उसको हम लोग इनहेरिटेंस समझते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स वन क्लास एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। सपोज हम लोग ये हमारे पास एनिमल्स होते हैं। एनिमल में क्या क्या हो गए? काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया। अब ये सब क्या ये सब का कॉमन चीज क्या है? खाना। ये सारे जानवर खाना खा सकते हैं, राइट? तो हम लोग अब हर बार ईट मेथड अलग से बनाने का क्या जरूरत है? हम लोग चाहे तो कोई सिंपल सा एक ईट मेथड बनाएंगे और वो हमारे सारे ये क्लास इनहेरिट कर लेंगे। जो हमारा डॉग क्लास है वो भी इनहेरिट कर लेगा, कैट क्लास भी इनहेरिट कर लेगा, लायन क्लास भी इनहेरिट कर लेगा। इससे क्या हुआ कि हम लोग एक मेथड को 4 बार बनाने से बचते हैं। इसी को हम लोग डुप्लीकेट मेथड बोलते हैं या फिर मेथड ये डुप्लीकेट कोड बोलते हैं। Instead that we can make one method inside the parent class. So we will create one parent class of animal. Inside the parent class, we will create the eat method, and then our cat class and the dog class and the lion class will inherit that method. तो इससे हमारा डुप्लीकेशन हम लोग प्रिवेंट कर दिए। तो अब इनहेरिटेंस से हम लोग क्या समझते हैं? इट इज द प्रोसेस इन विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टीज मीन्स वेरिएबल एंड बिहेवियर मीन्स मेथड ऑफ अनदर क्लास। इससे हम लोग ये समझते हैं कि हमारा एक क्लास जो होता है वो वेरिएबल एंड मेथड जो दूसरे क्लास के वेरिएबल एंड मेथड को एक्वायर करता है, उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेरेंट क्लास, जो हमारे पेरेंट होते हैं और चाइल्ड होता है, तो हम लोग इसको पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे फादर हो गए वो हमारे पेरेंट क्लास हो गए, और हम लोग जो सन है या फिर डॉटर है वो हमारे चाइल्ड क्लास हो गए। सपोज हमने एक ये पेरेंट, अभी मैंने आपको एनिमल का एग्जांपल दिया था। सो एनिमल इज आवर पेरेंट क्लास। एनिमल इज आवर पेरेंट क्लास। ओके, एंड दिस dog and the child dog and the cat is our child class। ठीक है, ये कैट भी हमारा चाइल्ड क्लास हो गया, एंड ये लायन भी हमारा चाइल्ड क्लास हो गया। सो पेरेंट क्लास क्या होता है? द क्लास दैट ऑलरेडी कंटेन्स कॉमन प्रॉपर्टीज। तो जो क्लास जो ऑलरेडी कंटेन करता है कॉमन प्रॉपर्टीज को, उसको हम लोग पेरेंट क्लास बोलते हैं। जैसे एनिमल क्लास में हमारा ईट एंड स्लीप आर द कॉमन मेथड जो हर एनिमल करता है। ईट एंड स्लीप, दीज टू मेथड आर कॉमन जो हर एनिमल करता है, इसलिए उसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर जो भी होते हैं वो हम लोग अपने पेरेंट क्लास में लिखते हैं।
इसलिए उसको ये एनिमल जो है हमारा ये एक पेरेंट क्लास है, क्योंकि उसके अंदर हमारे कॉमन प्रॉपर्टीज ट्रीट एंड ट्रीट मेथड है, ठीक है। उसको हम लोग पेरेंट क्लास को हम लोग सुपर क्लास भी बोल सकते हैं या फिर बेस क्लास भी बोल सकते हैं। बेस मतलब इंपॉर्टेंट क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है वो। चाइल्ड क्लास क्या होता है, वो सब क्लास होता है, ठीक है। उसमें हमारा जो होता है वो क्लास दैट इनहेरिट्स द पेरेंट, जो पेरेंट को इनहेरिट करता है वो क्लास हो गया चाइल्ड क्लास। जो जैसे कि हम लोग हमारे फादर के बाइक को इनहेरिट किए, कार को इनहेरिट किए, या फिर कोई भी डिजीज को इनहेरिट करते हैं, तो वो हम लोग चाइल्ड क्लास हो गए। जैसे कि हमारा डॉग, और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉग का एंड फिर कैट का, दीज आर अवर चाइल्ड क्लास, क्योंकि वो इनहेरिट कर रहा है हमारे पेरेंट क्लास एनिमल का पेरेंट क्लास एनिमल के मेथड ईट एंड स्लीप को, ठीक है। आप यहाँ से देख भी सकते हो, डॉग गेट्स ईट एंड स्लीप फ्रॉम द पेरेंट। डॉग कैन ऑल्सो क्रिएट इट्स ओन मेथड, डॉग अपना भी मेथड क्रिएट कर सकता है। जैसे डॉग का काम क्या होता है, डॉग ना बार्क बार्क मेथड वो अपना क्रिएट कर सकता है। क्या 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 होता है, म्याऊं म्याऊं करना, वो अपना म्याऊं मेथड भी क्रिएट कर सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग ये अगर इनहेरिटेंस कर रहा है, अगर कोई भी क्लास कोई भी चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है, तो सिर्फ वही मेथड को वो यूज कर सकता है। वो कोई भी अपना मेथड क्रिएट कर सकता है, कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अपना मेथड क्रिएट नहीं कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं। हम लोग एक क्लास बना रहे हैं पेरेंट का, ठीक है, ये हमारा क्लास पेरेंट हो गया। फिर हम लोग एक चाइल्ड क्लास बनाए, नॉर्मली हम लोग क्लास पेरेंट ऐसे ही बनाते हैं, नॉर्मली हम लोग क्लास चाइल्ड ऐसे ही बनाते हैं। बस इसमें एक चीज क्या देखना है, हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करने से हम लोग कहते हैं जावा को कि अब हम लोग इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं। अब एक्सटेंड जो कीवर्ड हो गया, इस कीवर्ड से ही हमारा जावा समझ जाएगा कि ये पेरेंट जो है वो हमारा ये सुपर क्लास है, या फिर हमारा सब ये बेस क्लास है। एंड ये जो चाइल्ड है वो हमारा चाइल्ड क्लास है या फिर हमारा सब क्लास है। ये एक्सटेंड कीवर्ड अगर राइट राइट वाले जो भी हमारे क्लास होंगे वो हमारे सुपर क्लास होंगे, एंड लेफ्ट में जो होंगे वो हमारे सब क्लास होंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्सटेंड इज द कीवर्ड यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस। हमेशा इनहेरिटेंस जब क्लास के बेसिस पे होगा तब वो हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। आप मेरा वर्ड्स ध्यान से सुनना, जब भी इनहेरिटेंस क्लास के बेसिस पे होगा तो हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। अभी मैंने आपको ये क्यों बोला ध्यान से करने के लिए, क्योंकि हमारा इनहेरिटेंस क्लास के साथ साथ इंटरफेस के साथ भी हो सकता है, तो वहां पे हम लोग कोई और कीवर्ड का यूज करते हैं। और जो इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सटेंड कीवर्ड जो आप ध्यान से समझना, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लास को इनहेरिट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि क्लास हमने बनाया पेरेंट का, इसके अंदर हमने पेरेंट का एज दिया, एज वेरिएबल बना लिया 50, ठीक है। फिर हमने एक मेथड बना लिया डिस्प्ले मेथड। अब उसका ये सिंपल का काम क्या है, डिस्प्ले करना हमारे पेरेंट मेथड पर। जस्ट उसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया पेरेंट मेथड। उसके बाद हमने क्लास बना लिया है, ठीक है। क्लास के बाद हमने उसको एक्सटेंड कर दिया पेरेंट, मतलब वो हमारा अब एज और डिस्प्ले, एज एंड डिस्प्ले मेथड को इनहेरिट कर सकता है हमारा क्लास ये चाइल्ड, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने एक शो मेथड बनाया है, शो मेथड के अंदर हमने क्या लिख दिया, चाइल्ड मेथड, ठीक है। इस सिंपली हमने लिखा। अब हम लोग एक मेन क्लास बनाते हैं, उस मेन क्लास के अंदर मेन मेथड बनाया हमने। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से। अब आप जब भी, अब आपने क्लास बना लिया पेरेंट्स, ठीक है, उसके अंदर डिस्प्ले मेथड बना लिया, बहुत बढ़िया। आपने एक क्लास बना लिया चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर एक शो मेथड बना लिया, बहुत बढ़िया। अब जब आप इसको रन करोगे तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो ये हमारे पास हमारा मेन मेथड ही नहीं है जिससे हमारे वेरिएबल को पता चले कि हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है। इसलिए जब हम लोग पब्लिक क्लास मेन बनाते हैं, एक मेन क्लास बना रहे हैं, ऐसा नहीं है हम लोग मेन मेथड चाहे तो हम लोग इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी बना सकते हैं। बट मैंने आपको क्लैरिटी के लिए एक अलग सा क्लास बनाया है मेन, उसके अंदर मैंने मेन मेथड बनाया है। उस मेन मेथड के अंदर हम लोग चाइल्ड ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। अब ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इनहेरिट कर लेता है हमारे पेरेंट के मेथड एंड वेरिएबल को। ये हमारे सारे पेरेंट के मेथड और वेरिएबल को इनहेरिट कर सकता है। तो आप देखोगे जब हम लोग ये रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करेंगे और ऑब्जेक्ट डॉट शो करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले में हमारा क्या था, पेरेंट मेथड, राइट। एंड ऑब्जेक्ट डॉट शो में क्या था हमारा, चाइल्ड मेथड।
आप देखोगे अब ये शो मेथड के अंदर क्या था, चाइल्ड मेथड प्रिंट करवा रहे थे हम लोग, एंड डिस्प्ले मेथड के अंदर क्या था, पेरेंट मेथड प्रिंट करवा रहे थे हम लोग। एंड जब हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके ऑब्जेक्ट डॉट एज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, चाइल्ड का रेफरेंस वेरिएबल है, ना कि पेरेंट का। अब हम लोग चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल से एज हमारा कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पेरेंट के अंदर प्रेजेंट है, हम लोग उसको भी कॉल कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, जो पेरेंट का हमारा प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को इनहेरिट करता है चाइल्ड। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हमारा वेरिएबल, बिहेवियर क्या हो गया मेथड। तो हमारे वेरिएबल एंड मेथड को, जो पेरेंट के वेरिएबल एंड मेथड को हमारा चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकता है, उसी का मैं ये आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये हमारा पेरेंट का ये हमारा ये पेरेंट का मेथड है, एंड ये हमारा पेरेंट का वेरिएबल है। ठीक है, अब जब हमारा आउटपुट क्या आएगा, पहले पेरेंट मेथड हमने प्रिंट करवाया था, ठीक है, उसके बाद हमने चाइल्ड मेथड प्रिंट करवाया था, उसके बाद हमने डायरेक्ट पेरेंट का एज प्रिंट करवाया था, तो वही हमारा आउटपुट आएगा। यहाँ पे नोटिस करने वाला क्या बात है, डिस्प्ले बिलोंग करता है पेरेंट्स को, फिर भी चाइल्ड जो है उसको यूज कर सकता है। तो इसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम मैंने आपको बताया था अब मैंने आपको बताया कि हमारा पेरेंट के अंदर जो भी कॉमन मेथड या वेरिएबल्स होता है वो चाइल्ड के अंदर यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या क्या इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, किन किन चीजों को इनहेरिट नहीं कर सकते, व्हाट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। पहला चीज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकता है। क्यों भाई, क्यों कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी सपोज करो आपने एक पेरेंट क्लास बनाया, उसके बाद आपने एक चाइल्ड क्लास बनाया, ठीक है, जब आप चाइल्ड का मेथड बनाओगे, ठीक है, जब आपने चाइल्ड का मेथड बनाया तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो सबसे पहले कॉल हो चुका होगा। फिर वो चाइल्ड को कंस्ट्रक्टर को अगर एग्जिस्ट करता है तब वो कॉल करेगा। इससे ये नहीं हो सकता कि ये जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है वो हमारा चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ठीक है, उसके अंदर हमने प्रिंट करवा दिया पेरेंट, ठीक है, फिर चाइल्ड का हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, चाइल्ड के अंदर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो आप सोच रहे होंगे कि अब हम लोग पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर लेते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जेवीएम जो होगा वो पहले ही जब ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हम लोग जब क्रिएट करेंगे तो वो पेरेंट कंस्ट्रक्टर को पहले ही ये एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर है या नहीं। अगर नहीं होगा तो भाई कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा भाई। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है भाई। अब ये मत समझना कि तुम्हारा पेरेंट का ही कंस्ट्रक्टर जो होगा वो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में काम आ जाएगा, नहीं। दोनों अलग अलग रहते हैं। कंस्ट्रक्टर एक अपने क्लास के अंदर रहता है, हर हर क्लास का अलग अलग कंस्ट्रक्टर होता है, कभी वो दूसरे क्लास में कॉल नहीं हो सकता है। सेकेंड चीज हमारा क्या ध्यान रखने वाला है, अब आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई पेरेंट ही पहले क्यों एग्जीक्यूट हुआ, चाइल्ड अगर मान लो यहाँ पे चाइल्ड कंस्ट्रक्टर मैंने बना क्रिएट कर दूंगा, CHILD, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट कर दिया, तो अब हमारा चाइल्ड पहले क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, पेरेंट ही पहले क्यों एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जावा जो है वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। ठीक है, जब हमारा जावा में हम लोग मेन मेथड अगर हमने क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मेन मेथड हमने क्रिएट करेंगे और हम लोग बोलेंगे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, तो वो पहले क्या करेगा, वो चाइल्ड क्लास के पास जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, चाइल्ड क्लास के पास आया, चाइल्ड क्लास के पास आने के बाद वो देखेगा कि ये एक्सटेंड कर रहा है, ये क्या एक्सटेंड कर रहा है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। पेरेंट क्लास पे आने के बाद वो उसका पहला लाइन देखेगा, पहला मेथड क्या है, या फिर पहला वेरिएबल क्या है, या फिर पहला कंस्ट्रक्टर है, तो वो उस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब तो इसके बाहर आएगा, वो बाहर आने के बाद तब वो देखेगा कि हाँ भाई अब चाइल्ड के अंदर आते हैं, चाइल्ड के अंदर आके देखेगा कि चाइल्ड के पास भी कंस्ट्रक्टर है, तो चलो इसका भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। समझे, वो हमारा लाइन बाय लाइन चलता है जेवीएम, इसलिए वो हमारा पेरेंट कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद चाइल्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा अगर हुआ भी तो। सेकंड चीज हमारा क्या देखना है कि प्राइवेट मेंबर जो होता है वो भी ये हमारा इनहेरिट नहीं हो सकता है, डायरेक्टली इनहेरिट नहीं हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। डायरेक्टली इनहेरिट नहीं होने का मतलब क्या है, सपोज हमने एक क्लास बना लिया पेरेंट, पेरेंट का एज हमने दे दिया 50, ठीक है, अब हमने जैसे पहले वाले में बनाया था उसको हम लोग उसका हमने कोई भी ये एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया था, वो सिंपल इंट एज था, ठीक है, उसका हमने ना ही उसको पब्लिक बनाया था ना ही उसको कुछ भी प्रोटेक्टेड बनाया था, वो सिंपल इंट एज था।
तो वो हमारा एक्सेस हो सकता है। लेकिन जो प्राइवेट होता है, वो प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर ये एग्जीक्यूट हो सकता है। उस क्लास के बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो पेरेंट है, अगर हम लोग इस एज वेरिएबल को क्लास के बाहर एग्जीक्यूट करवाना होगा, तो हम लोग को गेटर एंड सेटर मेथड बनाना पड़ेगा। और जो गेटर एंड सेटर मेथड होंगे, वो हमारे पब्लिक होने चाहिए या फिर प्रोटेक्टेड होने चाहिए। तभी जाकर के हम लोग उसको क्लास के बाहर एग्जीक्यूट, अपने एज को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं। नाउ द चाइल्ड क्लास एक्सटेंड द पेरेंट क्लास। अब चाइल्ड क्लास जो है एक्सटेंड करेगा पेरेंट क्लास को। और अगर हमने एज को डायरेक्टली कॉल किया, तो कंपाइलर एरर आ जाएगा। दिस विल गिव अ कंपाइलर एरर बिकॉज एज इज प्राइवेट। ये हमारा कंपाइलर एरर देगा। क्यों? क्योंकि एज हमारा प्राइवेट है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग को एज को यूज करना है, तो हमें पहले इसका गेटर एंड सेटर मेथड बनाना पड़ेगा। जब हम लोग गेटर एंड सेटर मेथड बना लेंगे, और गेटर एंड सेटर मेथड भी हमारा पब्लिक होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग उसको चाइल्ड क्लास में यूज कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। अब एक कॉमन स्टूडेंट क्वेश्चन क्या होता है कि आर प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेड? तो नहीं भाई, प्राइवेट मेंबर आर पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट, बट द चाइल्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस देम डायरेक्टली। द चाइल्ड कैन एक्सेस देम ओनली थ्रू द पेरेंट्स पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड बनाना होगा। जैसे कि सपोज हमने पेरेंट क्लास बनाया है, यहाँ पे हमने एज वेरिएबल को फिर से प्राइवेट बना दिया है। अब हमको इसको एक्सेस करवाना है अपने चाइल्ड क्लास में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पब्लिक गेट एज मेथड बनाएंगे। और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये इंट होगा। तो वो हमारा एज को रिटर्न कर देगा। क्योंकि इंट हमने क्यों लिया है, हमने इंट को इसलिए लिया है क्योंकि ये हमने यहाँ पे भी इंट इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है। इसलिए हमने इंट इंट गेट एज मेथड बनाया, और वो रिटर्न करेगा हमारे एज को। तब जाकर के अब हम लोग क्लास में क्या कर सकते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट गेट एज को कॉल कर सकते हैं। इस गेट एज मेथड जो हमारा होगा, वो पब्लिक है, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और वो हमारा डायरेक्टली प्रिंट करेगा 54। अब हमारे थर्ड क्या है, हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते फाइनल क्लास से। अब भाई हमारा क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एक डिफॉल्ट क्लास होता है, एक पब्लिक क्लास होता है, एक प्रोटेक्टेड क्लास होता है, एंड एक फाइनल क्लास होता है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रिंग है, वो हमारा फाइनल क्लास है। फाइनल क्लास ये होता है कि आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा। उसके अंदर जो भी मेथड प्रेजेंट है, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है, आप उसको कभी भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ना ही आप इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम ना, हमारा स्ट्रिंग एक क्लास है, हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं, हम लोग उसके मेथड को यूज कर सकते हैं, बट हम लोग कभी उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा ये एक क्लास हमने बनाया है, फाइनल क्लास एनिमल। नाउ क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल, अगर हम लोग ये लाइन लिखते हैं, तो हमारा कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। दिस विल गिव ए कंपाइल टाइप एरर बिकॉज फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ये इसलिए एरर देगा क्योंकि फाइनल क्लास कभी भी एक्सटेंड नहीं हो सकता है। द स्ट्रिंग क्लास इन जावा इज ए फाइनल क्लास, सो दिस इज नॉट अलाउड। हम लोग ये जो स्ट्रिंग क्लास है, इसमें भी वही बताया कि जो स्ट्रिंग क्लास है जावा में, वो हमारा फाइनल क्लास है। इसलिए ये हमारा अलाउड नहीं है कि हम लोग कोई भी फाइनल क्लास को इनहेरिट कर सके। नेक्स्ट चीज क्या है, पैकेज प्राइवेट मेंबर। इफ ए मेंबर हैज नो एक्सेस मॉडिफायर, इट इज कॉल्ड ए पैकेज प्राइवेट मेंबर। जैसे कि हमने आपको डिफॉल्ट क्लास के बारे में बताया था, जब हम लोग पैकेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है, तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो वो वीडियो। मैंने उसमें काफी अच्छे से बताया था आपको डिफॉल्ट क्लास क्या होता है, पब्लिक प्रोटेक्टेड, ये सब क्लास क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। उसका काफी डिटेल और अच्छे से वीडियो क्रिएट किया, आप देख सकते हैं। क्या ये, और हमारे डिफॉल्ट क्लास को ही हम लोग पैकेज प्राइवेट मेंबर कहते हैं। इफ ए मेंबर हैज नो एक्सेस मॉडिफायर, इट इज कॉल्ड ए पैकेज प्राइवेट मेंबर। इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय क्लास दैट आर इन द सेम पैकेज। मैंने आपको डिफॉल्ट क्लास के बारे में बताया था कि जब हम लोग डिफॉल्ट क्लास बनाते हैं, दैट मीन जिसका कोई भी एक्सेस मॉडिफायर हम लोग नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको सेम पैकेज के अंदर ही बना सकते हैं, सेम पैकेज के अंदर ही उसको कॉल कर सकते हैं। अब ये इसके बाहर हम लोग अपने पैकेज के बाहर कभी उसको कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर पैकेज के बाहर आपको उसको कॉल करना है, तो आपको उसको पब्लिक क्लास बनाना सफिशियंट है, मैंडेटरी है, नॉट सफिशियंट, मैंडेटरी है। इसलिए आप कभी भी जो पैकेज प्राइवेट मेंबर होगा, आप उसको पैकेज मतलब डिफॉल्ट क्लास आप इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन इनसाइड द सेम पैकेज, नॉट आउटसाइड द पैकेज। इफ यू वांट टू एक्सेस इट आउटसाइड द पैकेज, then you need to make it as a
देन यू नीड टू मेक इट एज अ पब्लिक क्लास। ओके, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड क्लास। और आप प्रोटेक्टेड क्लास अगर बना रहे हो और उसको आउटसाइड द पैकेज आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, देन यू नीड टू राइट द इम्पोर्ट स्टेटमेंट। आप अगर प्रोटेक्टेड क्लास को भी पैकेज के बाहर इनहेरिट करना चाहते हो तो आपको इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक क्लास में ये मैंडेटरी नहीं है, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, जहां मन वहां यूज करो। बट ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप सोच होंगे कि पब्लिक क्लास सबसे बेस्ट क्लास हो गया, फिर नहीं भाई, पब्लिक क्लास सबसे बेकार क्लास है, क्योंकि आपका डाटा लीक होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो पब्लिक क्लास ये ना समझना, ये पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ चलो ठीक है कि आप ये, आपको अगर कुछ समझना हो कोई टॉपिक तो आप समझ सकते हैं, हेरिटेज जैसे टॉपिक आप समझ सकते हो कि ये एक पब्लिक क्लास बनाया और 3-4 पैकेज बनाए और वहां पे उसको कॉल करके हम लोग इनहेरिटेंस क्लास इनहेरिटेंस टॉपिक को समझ रहे हैं, वो ठीक है। बट आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप कभी भी इसको पब्लिक मत बनाना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है। लोकल वेरिएबल जो है वो भी इनहेरिट नहीं हो सकता। मैंने लोकल वेरिएबल का आपको बताया था कि उसका एक लाइफ स्पैन होता है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका एक अपना लाइफ स्पैन होता है, इससे आगे वो कभी भी नहीं हो सकता है, इससे आगे उसको कहीं भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। नॉट इनसाइड द सेम क्लास ऑल्सो, हम लोग इस एक्स वेरिएबल को इस क्लास के अंदर भी यूज नहीं कर सकते। सपोज हमने एक वॉइड शो मेथड बना दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे अब हम लोग सोच रहे होंगे आप सिस्टम डॉट, मैंने आपको ये एक अच्छे से वेरिएबल वाले पैकेज में भी बताया था थाईलैंड, कि आप ये लोकल वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस कर्ली ब्रेसेस तक ही इसका टाइम स्पैन होता है, लाइफ स्पैन होता है। इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर आप लोकल वेरिएबल का कोई औकात नहीं है। इस लोकल वेरिएबल का औकात सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के अंदर ही हो सकता है, बाहर नहीं। इस मेथड के अंदर ये भले ही डोमिनेट कर जाएगा हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को, बस इस पर इस मेथड के बाद ये इसका कोई औकात नहीं है। ये हम ये इसको अगर हम लोग यहाँ पे अगर कॉल कर भी देंगे तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, CTE आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। जावा बोलेगा कि भाई तुम पहले एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट तो करो, कॉल करने से पहले ऐसे ही थोड़ी तुम कॉल कर सकते हो। The child class cannot use X. This is because X exists only inside the display method and is destroyed when the method finishes. अब हम लोग आते हैं, अभी हम लोग क्या क्या देखा, इनहेरिटेंस देखा, इनहेरिटेंस क्या होता है वो समझा हमने, और हम लोग क्या क्या इनहेरिट नहीं कर सकते हैं ये देख लिया, जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज बता दी क्या क्या इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी चीजें हैं उसको हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक मेथड हो गया, स्टैटिक वेरिएबल्स हो गए, हम लोग ये सारी चीजों को इनहेरिट कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसे आपको नहीं बताया। अब आप सोच रहे हो जितनी भी चीजें अब बची हुई है, इन 4-5 चीजों के अलावा, इन 5 चीजों के अलावा हम लोग सभी चीजों को इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस का। पहला एडवांटेज, कोड रियूजेबिलिटी। हम लोग एक बार लिखते हैं कोड को और उसको हर जगह यूज करते हैं, जैसे कि मैंने वो ईट मेथड बनाया था एनिमल क्लास के अंदर, और हम लोग उसको हर जगह, हमारे डॉग क्लास के अंदर भी, हमारे कैट क्लास के अंदर भी, हमारे लाइन क्लास के अंदर भी हम लोग उस ईट मेथड का यूज कर रहे थे। तो इससे हम लोग क्या कर, ये समझते हैं रिटर्न ओनली वंस, हम लोग एक बार ही कोड लिखते हैं और उसको हर जगह यूज करते हैं। और इससे क्या होगा, एवॉइड कोड डुप्लीकेशन भी होगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम मेथड इनसाइड 20 क्लासेस, राइट वंस एंड देन कॉल इट। ठीक है, अब हम लोग को ये 20 क्लास के अंदर जो हम लोग ईट मेथड बनाते जा करके, हर एनिमल का अपना अपना ईट मेथड बनाते, इससे अच्छा है भाई एक ही जगह एनिमल क्लास क्रिएट करो, उसके अंदर ईट मेथड बनाओ, और उसके बाद उस सारे क्लास के अंदर एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर दो। अब इससे एक फायदा और भी हो सकता है कि अब हमें सपोज हमने ईट मेथड बना दिया, ठीक है, अब हम लोग को कोई ये स्वीप मेथड भी बनाना है, ठीक है, तो अब स्वीप मेथड ये बनाना होगा, तब भाई फिर से अगर आप इनहेरिटेंस नहीं होता हमारे पास, इनहेरिटेंस जैसा टॉपिक हमारे पास नहीं होता, जावा नहीं देता, तो हम लोग को वो 20 क्लास में फिर से स्वीप मेथड बनाना होता। लेकिन
थैंक्स टू जावा की जिसने इनहेरिटेंस हमें दिया। अब इसके वजह से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल क्लास के अंदर स्लीप मेथड को क्रिएट करना होगा। अब हमारे सारे 20 क्लास जो इनहेरिट कर लेंगे हमारे स्लीप मेथड को भी, साथ साथ ईट मेथड के साथ अब हमारा स्लीप मेथड भी इनहेरिट हो जाएगा। तो ये हमारा ये एक सेकंड एडवांटेज है कोड डुप्लीकेशन। इजी मेंटेनेंस, इफ यू चेंज ईट मेथड इनसाइड द पेरेंट क्लास, ऑल चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड। ये भी एक अच्छा है कि हमारे अगर हम लोग को कुछ भी चेंज करना होगा ईट मेथड के लिए, तो हमारे सारे पेरेंट क्लास ये मतलब पेरेंट क्लास के अंदर उसको चेंज कर देंगे, फिर उसके बाद सारे चाइल्ड क्लास भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। कॉमन कोड स्टे इनसाइड द पेरेंट क्लास, स्पेशल कोड स्टेज इनसाइड द चाइल्ड क्लास। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे चाइल्ड क्लास में आप अपना उसका कोई ओन मेथड भी क्रिएट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। जरूरत नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास को ही वो इनहेरिट करेगा, पेरेंट क्लास के मेथड को ही इनहेरिट करेगा। आप कोई और मेथड क्रिएट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो भाई, बहुत अच्छे से कर सकते हो। दूसरा, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के टाइप क्या क्या होते हैं? 5 टाइप का होता है। पहला हम लोग देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है, उसी को हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक एनिमल क्लास बनाया था, उस एनिमल क्लास का हमारा डॉग एंड कैट बनाया था, वो हमारा ये सिंगल इनहेरिटेंस नहीं होता है। एनिमल क्लास का सिर्फ और सिर्फ एक एक ही ये चाइल्ड क्लास हो सकता है, डॉग। तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? वन क्लास इनहेरिट अनदर, देन अनदर इनहेरिट्स इट। जैसे कि हम लोग का मल्टी लेवल इनहेरिट क्या होता है? सपोज आपने एक एनिमल क्लास बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने एक मैमल क्लास बनाया, फिर उसके बाद आपने एक डॉग क्लास बनाया। तो अब एनिमल ये जो मैमल है वो इनहेरिट करेगा एनिमल क्लास को, ठीक है। अब और उसके बाद जो डॉग है वो इनहेरिट करेगा मैमल क्लास को। तो यह क्या हो गया? हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिटेंस करता है और दूसरा क्लास तीसरे क्लास को इनहेरिटेंस करता है, इनहेरिट करता है। ठीक है। तो अब डॉग के अंदर क्या हो गया? डॉग के अंदर एनिमल का भी मेथड आ गया और मैमल का भी मेथड आ गया। जैसे कि हम लोग एनिमल के अंदर ईट मेथड बनाते हैं और मैमल के अंदर वॉक मेथड बनाते हैं, तो अब जो हमारा डॉग के अंदर क्या आएगा? ईट एंड वॉक दोनों मेथड आ जाएगा। एंड डॉग के अंदर हम लोग एक बार्क मेथड भी क्रिएट कर देंगे, तो अब हमारे डॉग के पास 3 मेथड हो गए। जो 2 मेथड हो गए वो इनहेरिट हुए हमारे मैमल एंड एनिमल क्लास से, एंड उसका एक खुद का मेथड बार्क मेथड होगा। अब डॉग कैन यूज ईट, वॉक एंड बार्क ऑल 3। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? वन पेरेंट होगा और उसका मल्टीपल मैनी चिल्ड्रन होगा, वो हमारा हायरार्किकल हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी डॉग कैट लायन का एग्जांपल दिया था। तो इसमें जो हमारा ये हमने एक एनिमल क्लास बनाया था, उस एनिमल क्लास के बाद हमने उसके 3 सब क्लास बना दिए थे, डॉग को, कैट को और लायन को। एंड ऑल चिल्ड्रन इनहेरिट द एनिमल, तो वो हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल होगा। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है, वन चाइल्ड और उसका मल्टीपल पेरेंट हो गया। जैसे कि हमारा डॉग है, डॉग का हमने मल्टीपल पेरेंट बना दिया, ये एनिमल भी और मैमल भी, तो वो हमारा हो गया ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो आप वर्ड अच्छे से समझना। मल्टी लेवल क्या होता है? एक इनहेरिटेंस एक एक क्लास इनहेरिटेट करता है दूसरे क्लास को, दूसरा क्लास इनहेरिट करता है तीसरे क्लास को, वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? जब मल्टीपल पेरेंट क्लास होते हैं और सिंगल चाइल्ड क्लास होता है, तो वो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। और मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो क्लास के साथ हमारा जावा में पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है क्लास के साथ जावा में पॉसिबल नहीं है। वो हर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटरफेस के साथ हम लोग अचीव कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा क्लासेस नॉट अलाउड। मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के लिए जावा क्लास नॉट नहीं अलाउड करता। क्यों? क्योंकि सपोज फादर के पास हो गया डिस्प्ले मेथड और मदर के पास भी हो गया डिस्प्ले मेथड। अब दोनों के पास तो भाई डिस्प्ले मेथड है। अब चाइल्ड कंफ्यूज हो जाएगा। जब चाइल्ड को हम लोग डिस्प्ले कॉल करेंगे, चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, सपोज चाइल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के साथ ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले जब हम लोग कॉल करेंगे, तो अब भाई जावा कंफ्यूज हो जाएगा। भाई तुम्हें बताओ ना, तुम किस ये डिस्प्ले मेथड को कॉल करोगे? फादर के डिस्प्ले मेथड को कॉल करोगे या मदर के डिस्प्ले मेथड को कॉल करोगे? तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसी तरीके से हमारा जेवीएम भी कंफ्यूज हो जाएगा और ये एम्बिग्विटी एरर दे देगा, जिस वजह से
now child class code display method which one should Java execute? Confusion. This is called diamond problem ambiguity. ठीक है. Therefore Java does not allow class C extend A comma B. अब क्लास ये इसलिए जावा कभी भी ये अलाउ नहीं करता है. इंस्टेड जावा अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस. अब इनहेरिटेंस का ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा अलाउ करता है बट इंटरफेस के साथ अलाउ करता है. तो पहले हम लोग इंटरफेस ए क्रिएट करते हैं, बी क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये इंप्लीमेंट कीवर्ड के साथ इस इंप्लीमेंट कीवर्ड के साथ हम लोग ए और बी दोनों का यूज करते हैं. तब जाकर के हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा ये यूज कर पाते हैं. फिर क्या हो गया हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस. अब ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप. जब दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस टाइप को हम लोग ये कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया. क्या क्या मतलब हुआ ये दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस टाइप को कंबाइन करने का? जैसे सपोज एनिमल, मैमल एंड बर्ड. ये हमारा कौन सा इनहेरिटेंस टाइप बना रहा है? ये हमारा हायरार्किकल बना रहा है. ध्यान से देखिए, एनिमल जो है ये एनिमल क्लास को मैमल और बर्ड दोनों इनहेरिट कर रहे हैं. तो हमारा एनिमल जो हो गया सबसे बड़ा हो गया, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ. ठीक है. फिर आप जब देखोगे एनिमल, मैमल एंड डॉग, ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया. जब हमारा एक एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है, जब एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है एंड दूसरा क्लास तीसरे क्लास को इनहेरिट करता है, तब जाकर के हमारा ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस टाइप आर कॉल्ड द हाइब्रिड इनहेरिटेंस. आई होप कि आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मेथड ओवरराइडिंग पे. मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? When a child class provides its own implementation of an already existing parent method, it is called method overriding. हमने मेथड ओवरलोडिंग देखा था जब हमारा सेम मेथड जो होता है, एक क्लास के अंदर हम लोग सेम मेथड को अलग अलग उसके सिग्नेचर के साथ अलग अलग उसके पैरामीटर या टाइप्स ऑफ पैरामीटर चेंज कर देते थे. तो मेथड का नाम हमारा सेम ही है, बस हम उसका टाइप्स ऑफ पैरामीटर, फिर उसका सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, ये सब चेंज कर देते थे. तो हमारा मेथड ओवरलोडिंग होता था. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा जो क्लास के अंदर, जैसे पेरेंट क्लास के अंदर सपोज हमारा बाइक मेथड है, ठीक है, और हम लोग जो चाइल्ड क्लास बना रहे हैं उसके अंदर भी हम लोग एक बाइक मेथड क्रिएट करते हैं. तो उसके इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर देंगे. पेरेंट क्लास के अंदर जो हमारा बाइक मेथड होगा उसके अंदर हम लोग प्रिंट करवा रहे थे पेरेंट ये फादर बाइक. ठीक है. अब जो हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर होगा, जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो बाइक मेथड होगा उसके अंदर अगर हम लोग प्रिंट करवा देंगे चाइल्ड बाइक, तो ये हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गया. वही हमारा मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है. When a child class provide its own implementation of an already existing parent method, जो parent method जो बाइक मेथड हमारे क्लास में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग उसको चाइल्ड क्लास में आकर के उसको चेंज कर देंगे. पेरेंट क्लास के अंदर जो बाइक मेथड था वो हमारा प्रिंट कर रहा था पेरेंट बाइक, ठीक है, फादर बाइक, वो हमारा प्रिंट कर रहा था. लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर आने के बाद हम लोग उसको प्रिंट करवा रहे हैं चाइल्ड बाइक या फिर सन बाइक. तो वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गया है. उसी को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं. तो अब एग्जांपल से समझते हैं. पेरेंट के अंदर डिस्प्ले मेथड हो गया, चाइल्ड के अंदर भी डिस्प्ले मेथड हो गया, दोनों का सेम मेथड हो गया, बट हम लोग उसको डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे. तो चलो एग्जांपल तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे चेंज कर देते हैं. चलो बाइक कर देते हैं, वाइड बाइक, और यहाँ पे फादर बाइक कर देते हैं, फादर बाइक. ठीक है. तो अब हमारा ये पेरेंट के अंदर एक बाइक मेथड है जिसके अंदर हम लोग फादर बाइक प्रिंट करवा रहे हैं. चाइल्ड के अंदर भी हमारा एक बाइक मेथड हम लोग क्रिएट कर दे रहे हैं. ठीक है. और उसके अंदर हम लोग चाइल्ड बाइक प्रिंट करवा दे रहे हैं. तो आउटपुट क्या आएगा? चाइल्ड बाइक आएगा. ठीक है. आउटपुट हमारा चाइल्ड बाइक आएगा. अब ये क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ. चलो ये वाई ओवरराइड पहले देख लेते हैं. मैं आपको एक कारण बताऊंगा कि जब हम लोग ओवरराइड किए तो ये चाइल्ड बाइक ही क्यों प्रिंट हुआ. मैं उसका आपको जरूर कारण बताऊंगा. पहले ये देख लेते हैं वाई ओवरराइड. सपोज एवरी एनिमल हैज फाउंड मेथड. ठीक है. बट
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे एनिमल जो भी होते हैं एनिमल, डॉग हो गया, कैट हो गया, लायन हो गया, तो इनका अपना कॉमन मेथड होते हैं। हम लोग पेरेंट क्लास जो होगी एनिमल, इसके अंदर हम लोग कॉमन मेथड देते हैं। ईट, फिर स्लीप और साउंड, ये सब हमारे कॉमन मेथड हो गए। ईट एंड स्लीप से भाई सारे एनिमल खाते सोते हैं ही, लेकिन जो साउंड है वो सारे एनिमल्स का अलग होगा। तो हम लोग जब डॉग के अंदर उस ईट में ये जो डॉग के अंदर हम लोग जब साउंड मेथड जो रहेगा, तो डॉग का तो साउंड अलग है, तो डॉग क्या करता है, बार्क करता है, तो हम लोग डॉग के अंदर क्या प्रिंट लगाएंगे, डॉग बार्क। ठीक है। कैट के अंदर हम लोग जब जाएंगे तो कैट के अंदर भी साउंड अलग होगा, तो कैट का साउंड क्या होगा, कैट म्यू। ठीक है। फिर अब उसके बाद हम लोग लायन के पास जाएंगे, लायन का भी साउंड अलग होता है। लायन क्या करता है, रोर करता है, तो वो हमारा अलग होगा। तो सारे एनिमल का साउंड अलग होता है, तो इसीलिए हमारा ये हम लोग ओवरराइड का यूज करते हैं। अब वरना आप अब हर बार अलग अलग मेथड क्रिएट करोगे, इससे अच्छा है भाई एक मेथड क्रिएट करो, उसके बाद जाकर के उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दो। अब भाई अब एक बात बताओ, अब अगर आपको ओवरराइड नहीं करना होता, तो अब आप हर क्लास के अंदर, हर जो भी आपका सब क्लास है, डॉग कैट लायन, अब सब क्लास में जाकर के आप अलग अलग नाम के मेथड क्रिएट करते, तो वो कितना ही आपका ये कोड जो होता है, एक कोड, ब्यूटीफुल कोड कैसे बनता है, इन्हीं सब चीजों से उसको ब्यूटीफुल कोड हम लोग बना सकते हैं। अब आप जा करके डॉग का साउंड अलग है, तो आप उसका अलग ये साउंड मेथड बना रहे हो। कैट का साउंड अलग है तो उसका अलग साउंड मेथड बना रहे हो। उससे अच्छा है भाई एक साउंड मेथड बनाओ, उसको ओवरराइड कर दो और सबका इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दो। ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ये आपके कोड को और ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है। ऐसे आप अलग अलग मेथड क्रिएट कर सकते हो, जरूरत नहीं है मेथड ओवरराइड का या मेथड ओवरलोडिंग का। बट आप जब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो ना, वहां पे आपको ये चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप कितने ही मेथड का नाम याद रखोगे। अब आपको याद रहेगा क्या कि आप डॉग ये आप मान लो 10,000 लाइन ऑफ कोड आपने लिखा इन फ्यूचर। ठीक है। अब उस 10,000 लाइन ऑफ कोड में एक आपका क्लास है डॉग, उस डॉग के अंदर आपने ये डॉग के बार्क के लिए कौन सा मेथड क्रिएट किया था, आपको याद तो होगा नहीं। तो आपको ये चीज याद रखने का जरूरत ये पड़ेगा भी नहीं, अगर आप डायरेक्ट जाकर के एनिमल क्लास में चेक करोगे। वहां आप चेक करोगे कि आपने एक साउंड क्लास बनाया था और आपने उसको इनहेरिट करवाया था सारे सब क्लासेस को, तो आप डायरेक्टली आप डॉग डॉट साउंड को कॉल करोगे तो आपने डॉग बात कर देगा। ठीक है। जैसे आप देख लो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे बताया है, एनिमल के अंदर हमने साउंड मेथड बनाया है। अब डॉग साउंड के अंदर हमने बार्क को प्रिंट करवाया, कैट साउंड के अंदर हमने म्यू को प्रिंट करवाया, लायन साउंड के अंदर रोर को प्रिंट करवाया। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब हम लोग साउंड मेथड को कॉल करेंगे, तो वो रोर प्रिंट करेगा। लायन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और साउंड मेथड को कॉल करेंगे, तो वो रोर प्रिंट करेगा। कैट के साउंड मेथड को प्रिंट करेंगे तो म्यू प्रिंट करेगा। डॉग के साउंड मेथड को प्रिंट करेंगे तो वो बार्क प्रिंट करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब रूल्स क्या क्या होते हैं मेथड ओवरराइडिंग के। पहला रूल क्या हो गया कि मेथड नेम मस्ट बी सेम, मेथड का नाम ये जरूरी है कि सेम ही रहना चाहिए। ये सबसे पहला रूल है। दूसरा रूल क्या हो गया, पैरामीटर भी जो होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। जो हमारा ओवरलोडिंग में था कि पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट, यहाँ ओवरराइडिंग है पैरामीटर मस्ट बी सेम। जो हमने अपने पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटर दिया है, जब विदाउट पैरामीटर बनाया है, तो जब ओवरराइड कर रहे होंगे तो उसका भी पैरामीटर वही होना चाहिए, या अगर नहीं दिया है तो नहीं होना चाहिए। आप अपने मन से पैरामीटर को चेंज कर दोगे तो वो हमारा जो जावा होगा वो समझेगा कि आप दूसरे मेथड का बात कर रहे हो। आप न्यू मेथड क्रिएट किया, आपने आपने ओवरराइड नहीं किया है। थर्ड क्या है, रिटर्न टाइप शुड बी सेम और एक कंपेटिबल कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। अब आपका रिटर्न टाइप भी ये सेम होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ रूल क्या है, इनहेरिट जो हमारा रिटर्न टाइप हमारा ओवरलोडिंग में मैंडेटरी नहीं था, तो आप इसे ये याद करने टाइम पे आप ये ध्यान रख सकते हो कि हमारा जो भी चीज ओवरलोडिंग में नहीं हो रहा था वो ओवरराइडिंग में होना है। वहां पे भी ओवरलोडिंग में हमारा रिटर्न टाइप सेम होना जरूरी नहीं था, यहाँ पे रिटर्न टाइप का सेम होना जरूरी है। वहां पे पैरामीटर का सेम होना जरूरी है, वहां पे पैरामीटर डिफरेंट होना था, यहाँ पे पैरामीटर को सेम होना चाहिए। ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग के लिए सबसे ये कंपलसरी क्या है, इनहेरिटेंस होना चाहिए। अब आप बताओ बिना इनहेरिटेंस के आप मेथड ओवरराइडिंग कर लोगे क्या, कैसे कर लोगे भाई, जब आपके पास पेरेंट क्लास का मेथड ही नहीं होगा तो आप ओवरराइड किस चीज को करोगे। तो इज विदाउट इनहेरिटेंस मेथड ओवरराइडिंग इज नॉट पॉसिबल। तो रूल 5 क्या है, चाइल्ड एक्सेस मॉडिफायर मस्ट बी सेम और मोर पब्लिक।
मतलब चाइल्ड का जो एक्सेस मॉडिफायर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, या फिर उसका विजिबिलिटी उससे हायर होना चाहिए। विजिबिलिटी मतलब अगर हमने मान लो पेरेंट के अंदर प्रोटेक्टेड पेरेंट एनिमल एक एनिमल क्लास बनाया है, ठीक है, एनिमल क्लास के अंदर हमने प्रोटेक्टेड साउंड मेथड बना दिया है, ठीक है। तो अब मैंने आपको जब ये एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था उसका विजिबिलिटी भी है। तो अब एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड से ज्यादा विजिबल क्या होता है? पब्लिक, ठीक है। तो हम प्रोटेक्टेड क्या प्रोटेक्ट हम लोग जो आगे जो मेथड ओवरराइड करेंगे डॉग में, जब हम लोग फाउंड मेथड को ओवरराइड करेंगे तो हम लोग को प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज करना होगा या फिर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करना होगा। हम लोग डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर या फिर प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यूज करेंगे तो वो हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। और क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि ये हमारा हायर विजिबिलिटी देता है। जो हायर विजिबिलिटी होता है उसी को यूज कर सकते हैं। लोअर विजिबिलिटी को यूज करेंगे भाई तो हमारा पता ही नहीं चलेगा भाई कि हम लोग कौन से मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। वहां पे वो प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे हमने प्राइवेट ये मेथड बना दिया है अकाउंट को, तो भाई हमारा कंपैरिजन एरर तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग का वो तो लोअर विजिबिलिटी हो गया। इसलिए हमारा हायर विजिबिलिटी होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, पेरेंट के अंदर हमने एक प्रोटेक्टेड बनाया है, तो चाइल्ड कैन यूज प्रोटेक्टेड पब्लिक बट कैन नॉट यूज प्राइवेट। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया, एक तो जो एनिमल क्लास के अंदर हमने प्रोटेक्टेड साउंड मेथड बनाया था, तो हमारे जो भी डॉग और कैट होंगे वो हमारे प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड साउंड मेथड यूज कर सकते हैं या फिर पब्लिक साउंड मेथड यूज कर सकते हैं, बट प्राइवेट साउंड मेथड यूज नहीं कर सकते, वो कंपाइल एरर देगा, ठीक है। रन टाइम पॉलिसी, अब ये मैंने आपको एक बताया था कि हमारा जब ओवरराइड होगा तो वो चाइल्ड बाइक क्यों रहेगा। मैं एक यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्ग्यूमेंट पब्लिक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चाइल्ड चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये चाइल्ड जो है हमारा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि हमने चाइल्ड का कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है। मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको बताया था क्या होता है, जो खुद से क्रिएट कर देता है जेवीएम, हम लोग को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस चाइल्ड रेफरेंस वेरिएबल के साथ अगर हम लोग चाइल्ड बाइक चाइल्ड बाइक को कॉल करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये चाइल्ड बाइक प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, अब ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड, ठीक है। अब जब मेन मेथड पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो देखेगा चाइल्ड चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, हमारे हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब उसके बाद वो देखेगा चाइल्ड और बाइक, अब ये बाइक मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बाइक मेथड को देखेगा कहाँ पे है हमारा, तो पहला चीज यहाँ पे हमारा बाइक मेथड को वो देख लेगा, तो बोलेगा कि चलो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं। बट सपोज अगर हमने पेरेंट 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 डॉट बाइट किया है, तब क्या प्रिंट होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पेरेंट के अंदर चाइल्ड ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाए तो क्या एरर नहीं आएगा? नहीं, ये हमारा अपकास्टिंग इसको कहते हैं। दिस फेनोमेनन इज नोन एज अपकास्टिंग, ठीक है। ये जब हम लोग पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, तो हम लोग उसको अपकास्टिंग कहते हैं। तो अब हमारा ये पेरेंट के अंदर जो हो गया चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब हम लोग पेरेंट डॉट बाइट करते हैं तो वो पहले क्या करेगा, वो पहले इस बाइक पेरेंट क्लास के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल का यूज किया है, तो पेरेंट क्लास के पास जाएगा। पेरेंट क्लास के अंदर देखेगा कि हाँ भाई अब हमारे पेरेंट क्लास के पास एक बाइक मेथड है, ठीक है। तो वो पहले फादर बाइक को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा फादर बाइक, बट वो प्रिंट नहीं करेगा। फिर वो आएगा हमारे चाइल्ड क्लास के पास, चाइल्ड क्लास के पास आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे भी हमारा
एक बाइक मेथड है, ठीक है। और ये बाइक मेथड का हमने बाइक मेथड के अंदर जो है हमने प्रिंट करवाया हुआ है चाइल्ड बाइक। तो हमारा यहाँ पे जो चाइल्ड मेथड है वो डोमिनेट करेगा। जैसे कि हमारा ये जैसे कि हमारा लोकल वेरिएबल जो क्लास जो एक मेथड बनाते थे, लोकल वेरिएबल वहां डोमिनेट करता था इंस्टेंस वेरिएबल को। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो बाइक मेथड मैंने क्या ये चाइल्ड क्लास के अंदर क्रिएट किया है वो डोमिनेट करेगा हमारे पेरेंट क्लास के चाइल्ड मेथड को और अपना चाइल्ड बाइक प्रिंट करवा देगा। समझे? यहाँ पे चाइल्ड बाइक इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये बाइक मेथड जो है वो डोमिनेट किया, ये ओवरराइड लगने की वजह से ये बाइक मेथड जो है वो डोमिनेट किया हमारे पेरेंट क्लास के बाइक मेथड को और अपना अपना चाइल्ड बाइक प्रिंट करवाया वो। ठीक है। अब आप ये पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वो एट द रेट ओवरराइड हमने क्यों लिखा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले उससे इसके पहले हम लोग देख लेते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि पेरेंट रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। अभी मैंने आपको बताया था रेफरेंस इज पेरेंट, जो है यहाँ पे हमारा रेफरेंस है वो पेरेंट है, पेरेंट क्लास का वो रेफरेंस है। ठीक है। बट वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर करता है चाइल्ड क्लास का। तो कौन सा डिस्प्ले मेथड एग्जीक्यूट होगा, पेरेंट और चाइल्ड। तो पेरेंट और चाइल्ड कौन सा डिस्प्ले मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो ये जेवीएम डिसाइड करता है। ये जब हम लोग अपना ये प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये जो डिसीजन होता है कौन सा मेथड को इसको डिस्प्ले करना चाहिए, डिस्प्ले मेथड को। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, सॉरी, हाँ। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपको इसी एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हमने चाइल्ड को ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा दिया। ठीक है। तो जब हम लोग बाइक मेथड को कॉल करेंगे तो जेवीएम जो है ये हमारा कोड रन हो रहा है, अभी कोड हमारा रन हो चुका है। ठीक है। तो ये डिसीजन पहले वो ये जेवीएम नहीं मेड कर सकता है कि किस मेथड को वो रन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेरेंट डॉट बाइक करेंगे तो वो पहले इस बाइक मेथड के पास जाएगा। ठीक है। फिर वो एग्जीक्यूट करवा देगा फादर बाइक पे, बट वो प्रिंट नहीं करवाएगा, वो सिर्फ एग्जीक्यूट हो जाएगा फादर बाइक। ठीक है। बट वो प्रिंट नहीं होगा। फिर उसके बाद जब वो ये चाइल्ड क्लास के पास आएगा फिर वहां पे देखेगा कि ये बाइक मेथड यहाँ पे भी है और ओवर रिटन बाइक मेथड है, तब वो चाइल्ड क्लास के बाइक मेथड जो है वो डोमिनेट करेगा। तो जाकर के वो चाइल्ड क्लास के बाइक मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो डिसीजन है, जो जेवीएम डिसीजन ले रहा है वो रन टाइम पे डिसीजन ले रहा है। जेवीएम ओवरलोडिंग में क्या था, वो कंपाइल टाइम पे डिसीजन लेता था। जब हमारा कोड कंपाइल होता है तभी हमारा डिसीजन जेवीएम ले चुका होता है कि कौन सा मेथड को रन करवाना है। यहाँ पे जेवीएम को खुद को नहीं पता है कि हमको भाई कौन सा मेथड को रन करवाना है, इसलिए इसको हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। The decision made by the JVM at the runtime is called runtime polymorphism। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग रन कर देंगे तो पहले तो वो बाइक ये पेरेंट के बाइक मेथड के पास आएगा और फादर बाइक को एग्जीक्यूट कर देगा। बट जब वो चाइल्ड क्लास के पास आएगा देखेगा कि भाई यहाँ पे भी बाइक मेथड है, तो जब यहाँ पे भी बाइक मेथड है और ये तो डोमिनेट कर देगा हमारे चाइल्ड का जो बाइक मेथड है वो पेरेंट मेथड को डोमिनेट कर देगा और चाइल्ड बाइक बाइक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिसीजन जो जेवीएम ने रन टाइम पे लिया और वो प्रिंट करवाया चाइल्ड बाइक, तो उसी को हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो देखते क्या है हमारा, JVM decide while the program is running, therefore it is called runtime polymorphism। पेरेंट के पास भी डिस्प्ले मेथड होता है, पेरेंट के रेफरेंस में हम लोग चाइल्ड को ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देते हैं। ठीक है। तो जेवीएम चेक करता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज चाइल्ड, तो वो देयरफॉर चाइल्ड के मेथड को एग्जीक्यूट कर देता है। अगर हमारा पेरेंट का ही मेथड रहता वहां पे, अगर इस जगह पे हमारा पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट रहता नो पेरेंट, अगर यहाँ पे हमारा पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट रहता तो ये अपकास्टिंग नहीं होता, ये नॉर्मल चुपचाप यहाँ पे पेरेंट बाइक कॉल हो जाता। लेकिन पेरेंट बाइक नहीं, सॉरी फादर बाइक, लेकिन यहाँ पे हमारा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट था इसलिए अपकास्टिंग परफॉर्म हुआ और पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ। इसी वजह से हमारा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रन करेगा। डायरेक्टली आप इतना नहीं समझो कि पहले वो, आप भले विजुअलाइज कर सकते हो कि वो पहले बाइक मेथड पेरेंट के बाइक मेथड के पास गया फिर उसके बाद चाइल्ड के बाइक मेथड के पास आया तो वो देखेगा तो डोमिनेट कर देगा। ये आपके विजुअलाइजेशन के लिए ठीक है
बट आपको इंटरव्यू में यही बोलना है कि जब हमारा पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल है और उसके अंदर हम लोग चाइल्ड को ऑब्जेक्ट स्टोर करवा रहे हैं, इसीलिए जब हम लोग रेफरेंस वेरिएबल से उस मेथड को कॉल करते हैं तो चाइल्ड मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, why it is called runtime polymorphism, because the JVM decide at runtime which overridden method to execute based on the actual object, not the reference type। ठीक है, फिर JVM जो है वो रन टाइम पे डिसाइड करता है किस मेथड को, किस ओवररिडन मेथड को एक्सिक्यूट करना है, ना कि उसके रेफरेंस वेरिएबल पे डिसाइड होता है। इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे थ्री रिक्वायरमेंट है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। पहला इनहेरिटेंस होना चाहिए, वो मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म होना चाहिए, और ये अपकास्टिंग परफॉर्म होना चाहिए। अगर अपकास्टिंग नहीं होगा तो भाई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही क्या है भाई। ये बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं भाई, बस इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग होना चाहिए। ठीक है भाई, अब आप एक खुद से आप खुद आंसर देना कि अगर इनहेरिटेंस हो गया वेल एंड गुड, मेथड ओवरराइडिंग भी हो गया वेल एंड गुड, लेकिन जब हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को ये कॉल करेंगे, ठीक है, चाइल्ड क्लास का ये एक रेफरेंस वेरिएबल बनाए और चाइल्ड ऑब्जेक्ट को कॉल किए, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम लोग उस मेथड को कॉल करेंगे, तो भाई इसमें हमारा ये डिसीजन तो डायरेक्टली हमने पहले ही ये हमारा जेवीएम ले लेगा ना। जेवीएम डिसाइड कैसे कर रहा है, जेवीएम को पता कैसे चलेगा भाई कि हम लोग, हमको डिसीजन भी लेना है, क्योंकि हमने चाइल्ड ही रेफरेंस वेरिएबल बनाया और चाइल्ड ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो डिसीजन किस बात का लेना होगा जेवीएम पे, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तभी ना परफॉर्म होगा जब हमारे जेवीएम को डिसीजन लेना होगा रन टाइम पे। तो जैसे कि हमने पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड को ऑब्जेक्ट स्टोर करवा दिया, तब जाकर के जेवीएम कंफ्यूज होगा, सोचेगा कि भाई किस मेथड को रन करना है, तब वो जाकर के वो डिसाइड करेगा नहीं भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है मेरे पास तो हम चाइल्ड के ही मेथड को रन करेंगे, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, अब ये ओवरराइड एनोटेशन क्या होता है, ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये दिस एनोटेशन गिव्स द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर, द ये हमारा जो एनोटेशन है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कंपाइलर को कि ये जो मेथड अभी हम लोग लिखने वाले हैं वो हमारा ओवरराइडिंग मेथड होना चाहिए। दैट मीन्स इसका पेरेंट क्लास में ऑब्जेक्ट, इसको पेरेंट क्लास में ये ऑलरेडी मेथड क्रिएट होना चाहिए, तभी ये उस मेथड को ओवरराइड करके उसके इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर रहा है। अगर हम लोग ओवरराइड का यूज करके कोई और मेथड क्रिएट कर दिए जो हमारे पेरेंट क्लास में वो मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भाई आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ये एनोटेशन इसलिए दिया जाता है कि कंपाइलर को पता चले ये जो मेथड है वो हमारा ऑलरेडी पेरेंट क्लास में ये क्रिएटेड है, अब हम लोग इस मेथड को चाइल्ड क्लास में क्रिएट करवा रहे हैं, तो अगर हम कोई भी सिंटेक्स एरर, जैसे कि हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक या फिर हम लोग ये उसका पैरामीटर चेंज कर दिए, तो हमें एरर बताओ, तो हमें पता चलेगा कि नहीं भाई हमने कोई ये गलती कर दिया है, या हमारा ओवरराइड नहीं हुआ है, हमने गलती से कोई और मेथड ही क्रिएट कर दिया है। सपोज जैसे कि हमने पेरेंट के अंदर डिस्प्ले मेथड बना दिया, ठीक है भाई वेल एंड गुड, चाइल्ड के अंदर हमने एक्सटेंड किया पेरेंट को। अब अगर हम लोग ये ओवरराइड किए और डिस्प्ले मेथड का यूज किए और उसके अंदर चाइल्ड प्रिंट करवाए, तो ठीक है भाई, अब ये ओवरराइड जो होगा वो समझ जाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे आएगा, वो ओवरराइड की वजह से कंपाइलर चेक करेगा कि हाँ भाई वॉइड वॉइड का टाइप का है हमारा, हाँ भाई ये मेथड वॉइड टाइप का है। डिस्प्ले का नाम चेंज कर, ये चेक करेगा, हाँ भाई डिस्प्ले का नाम भी सही है। देखेगा कि पैरामीटर है या नहीं, नहीं भाई पैरामीटर कुछ नहीं है पेरेंट में, तो हाँ भाई तुमने भी कोई पैरामीटर नहीं दिया है, चलो ठीक है तुम्हारा एग्जीक्यूट कर देगा चाइल्ड मेथड। अगर यहाँ पे हमने जैसे कि पेरेंट क्लास के अंदर वॉइड डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया है और चाइल्ड क्लास के अंदर हमने जाकर के स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, तो ये हमारा वहीं पे कंपाइलर जो है एरर शो कर देगा कि नहीं भाई तुम्हारा ओवरराइड नहीं हो सकता है, विदाउट ओवरराइड जावा ट्रीट डिस्प्ले। अगर हम लोग यहाँ पे ओवरराइड नहीं लिखेंगे तो ये जो है जावा जो है वो समझेगा कि हमने एक DISPLY नाम का एक अपना ये अलग मेथड ही बनाया है। इस मेथड का इस ये पेरेंट क्लास के डिस्प्ले मेथड के साथ कोई ये लिंक ही नहीं है। ठीक है, तो ये लिंक हमारे कंपाइलर को पता होने चाहिए, इसलिए हम लोग इसका ओवरराइड लिखते हैं। और जब ओवरराइड लिखते हैं तो हम लोग को ये कंपलसरी हो जाता है कि हम लोग उसका सिंटेक्स भी सही से लिखे, उसके अंदर पैरामीटर भी सही से देखें। ठीक है, with override, the compiler immediately report the error because no method name display exists in the parent code। ठीक है,
So override help you to reach the so override help you to catch the mistake early. अब इस वीडियो में हमने देख लिया मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, और हमने क्या क्या इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।